गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम बच्चों आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 6 विषय सामाजिक ज्ञान की भूगोल ज्योग्राफी, चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि इस प्रकार हमने पढ़ा था कि तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ना। ये चीज़ पढ़ी थी ना अपन ने। और जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। समुद्र तल से कभी भी देखना, आप कहीं जाओ या जैसे अपन रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं एक येलो कलर का बोर्ड होता है, उस पर जो स्टेशन का नाम है वो लिखा रहता है, फिर उसके नीचे कि ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है वो लिखा रहता है। उसी प्रकार तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और समुद्र तल से, तल जो होता है नीचे वाला भाग से, वहाँ से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। मतलब वो खनिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा खनिज जो होते हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं। विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में, खनिज क्षेत्र जो ज़्यादातर पठारी भागों में होते हैं। अब देखिए, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसमें तीनों रेखाएं कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका का जो पठार है उसमें सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखिए, भारत में छोटा नागपुर के पठार, अब भारत में जो छोटा नागपुर है वो कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है बच्चों? झारखंड, जानते हो ना झारखंड। और झारखंड से आपको याद दिलाऊं, महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर है, जो भारत के कैप्टन भी रह चुके हैं, और अभी इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी, याद आया? तो ये जो छोटा नागपुर है ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। और झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है। तो भारत में जो छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात यानी झरने जलप्रपात हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। पठारी क्षेत्रों में जो है ना, जो झरने जो होते हैं वहाँ से नदियाँ बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। ठीक है। अब देखिए, भारत में छोटा नागपुर अभी आपको बताया कहाँ है? झारखंड में। जो छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित, कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू, कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात है भारत में। और कर्नाटक की राजधानी पता है आपको? बेंगलुरु है ना, जहाँ पे जोग जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात। अब छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित एक हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और कर्नाटक में एक जोग जलप्रपात है। ये पठारी क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है।
अब देखिए लावा पठार। लावा पठार में काली मिट्टी, काली मिट्टी जानते हो ना, जो पानी बहुत कम सोखती है, पानी भरा भरा रहता है, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है लावा पठार पर, जो कि उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा अन्न उपजता है और खेती के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी बच्चों? काली मिट्टी। कौन से पठार पर होती है? लावा पठार पर, ठीक है ना। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं। रमणीय यानी सुंदर, घूमने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए रमणीय स्थल हैं, जो कि पर्यटकों, जो पर्यटक होते हैं ना, टूरिस्ट, वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये पठार हो गए। अब देखिए मैदान। मैदान आपने देखा होगा ना, स्कूल के मैदान आपने देखे हैं। अब पहाड़ या पठारी भाग जो होते हैं, उसके नीचे वाला जो भाग होता है ना, समतल एकदम, मैदान से आपको स्कूल का मैदान याद आया होगा। और फिर जो खेतीबाड़ी करते हैं, वो जो समतल स्थान होता है, एक सीधा जो स्थान, वो मैदान होता है। मैदान जो है बच्चों, समतल भूमि के ऊपर, समतल भूमि के ऊपर एक बड़ा सा भाग होता है, बहुत बड़ा भाग होता है, ठीक है। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। क्या? मैदान, है ना। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल होते हैं। उर्मिल यानी हल्के से आड़े टेढ़े। कुछ तरंगित भी होते हैं, कुछ तरंगित ऐसे भी होते हैं, है ना, ठीक है। तो अब इस प्रकार हमने देखा कि मैदान जो है वो समतली भाग पर होते हैं, ठीक है ना। कैसे भाग पर? समतली भाग पर। और कुछ जो है वो जो ये है ना, ये समुद्र तल से कितने ऊंचे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। और अधिकांश जो है मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। मैदान जो होता है, जैसे मान लो ये नदी चल रही है और ये नदी है, फिर ये इस तरफ से मिल के आती है, ये सहायक नदी होती है, ठीक है ना, ये सहायक नदी होती है। जो छोटी छोटी नदियाँ होती है ना, वो तो ये इसकी सहायक नदी होती है। और इन नदियों से भी मैदान बन जाते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। पर्वतों के जो नीचे ढाल होता है ना, मान लो ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है और यहाँ से नदी निकली, ये ढाल हुआ, ये ढाल से यहाँ नदी बहती है, ये वाले भाग ऐसे। तो ये जो भाग है ना, ये मैदानी भाग होता है ये, ठीक है। नीचे पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। अपरदित यानी कि उनको क्या कहते हैं, हल्का हल्का तोड़ देती है, अलग से कर देती है। और वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। फिर जो जो टूट जाता है भाग, वो उनको अपने साथ ले जाती है। अपने साथ ढोए यानी ले जाए जाने वाले पदार्थ, जैसे पत्थर, बालू यानी रेत, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। फिर ये ले जाती है और निक्षेपित यानी कि उनका वापस निर्माण कर देती है। निक्षेपित यानी कि निर्माण। अब वो जो पत्थर, बालू, कोई पत्थर बड़े बड़े होते हैं, वो खिंच जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। कहीं पर बालू जो रेत है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है और वो वहाँ एक ही जगह ठहर जाती है जहाँ मैदान होते हैं। और कुछ सिल्ट भी घाटियों में, जो घाटियाँ होती है ना, वहाँ वो ठहर जाती है, यानी कि उनका निक्षेपण हो जाता है या उनका निर्माण हो जाता है। इन्हीं निक्षेपों से, उन्हीं निर्माणों से मैदान का निर्माण होता है, ठीक है।
सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान जो होते हैं वो अधिक उपजाऊ होते हैं। वो अधिक उपजाऊ क्यों होते हैं बच्चों? पता ही आपको कि जो नदियाँ पहाड़ों से बहती है, नीचे की ओर आती है और अपरदित पदार्थ अपने साथ ले आती है, जो ठीक है, और बहते हुए अपरदित भी करती रहती है। इस प्रकार ये हल्के हल्के भागों से घिस जाती हैं, घिसते हुए आगे बढ़ती हैं और फिर अपने साथ पत्थर बालू सिल्ट ले आती है और वे वापस निक्षेपित हो जाते हैं, वो वहीं स्थापित हो जाते हैं, वहीं उनका निर्माण हो जाता है और कई प्रकार की चीज़ें लेके आते हैं। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, कई खाद, बीज, पत्थर, बालू, हर प्रकार की चीज़ें लेती है। इसलिए मैदान उपजाऊ होते हैं, इसलिए यहाँ खेती भी बहुत अच्छी प्रकार से होती है, ठीक है ना। इसलिए मैदान उपजाऊ होते हैं। कई बार बच्चों आप देखते हैं ना, नदी देखने जाते हैं तो नदी में कितनी सारी चीज़ें आती है, लकड़ियाँ, पत्थर, बहुत बड़े बड़े सामान, और कभी कभी पशु भी साथ में आ जाते, बह जाते हैं वो। लेकिन जो नदियाँ जो ले आती है कई चीज़ें, बालू, पत्थर, ये वगैरह, सिल्ट वगैरह ले आती हैं, उसमें क्या होता है कि जो मैदानी भाग होते हैं वो कई बार वहीं रुक जाते, वहीं वो स्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ परिवहन, परिवहनी यातायात के साधन, यातायात के साधन, यातायात की जो साधन जिन्हें परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। अब जो मैदानी भाग है, अब मैदानी भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ये परिवहन के साधन है, जो सामान वगैरह ले जाते हैं, गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह, ये साधनों का निर्माण करने में आसान होते हैं। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ होती है? मैदानी भागों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा हमने कि मैदानों का जो निर्माण होता है वो निक्षेपों से होता है, ठीक है, और ये मैदान उपजाऊ भी होते हैं। और ज़्यादातर जो जनसंख्या होती है, बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या होती है, वो हमेशा सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग कौन से होते हैं? मैदानी भाग होते हैं। और मैदानी भागों में हर प्रकार की सुविधा रहती है, परिवहन के साधन का निर्माण होता है, खेती भी होती है वहाँ, हर प्रकार से वहाँ मेरे को साधन मिल जाते हैं, ठीक है। अब नदियों के द्वारा बनाए गए बड़े मैदान, अब नदियों के द्वारा कई बड़े बड़े मैदान भी बनाए जा सकते हैं, जो ज़्यादातर एशिया, ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका, ये भी महाद्वीप है। आपको पता है ना, महाद्वीप 7 है, जिसमें 2 महाद्वीपों के बारे में बताया कि इनमें जो नदियाँ बहती है, एशिया और उत्तरी अमेरिका में बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं, जहाँ जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा रहता है और हर प्रकार की वहाँ सुविधा मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए एशिया में, एशिया देखो, एशिया में जो है ना, एशिया, हम सभी किस महाद्वीप में निवास करते हैं? एशिया महाद्वीप में, है ना। हम सभी एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं ना बच्चों। कभी आपको पूछ ले कि आप किस महाद्वीप में निवास करते हैं, कि एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। एशिया महाद्वीप में स्थित भारत में गंगा नदी है, गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। एशिया में स्थित भारत में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, कौन कौन से नदी मैदान बता रहे हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में स्थित है। तो आपको पूछा जाए कि एशिया में, भारत में नदी मैदान कौन से हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और जो चीन है,
अब चीन, पाकिस्तान ये सभी क्या है एशिया महाद्वीप में है ना, नेपाल वगैरह। तो चीन में यांगत्से नदी का मैदान। अब जो ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये भारत का, ये वाला भाग यहाँ पे चीन है। तो चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके उदाहरण है। आपको पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में नदी मैदान के उदाहरण दीजिए, तो आप क्या दोगे? तो भारत में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यांगत्से, कौन सी नदी? यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है ना। अब इस प्रकार हमने देखा कि पठारी भाग हमने पढ़ा। पठारी जो कि सपाट भूमि वाला होता है, और इसमें हमने पढ़ा था तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक की है। पठार हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं, और विश्व के बहुत अत्यधिक खनन जो क्षेत्र है वो पठारी भागों में, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप का जो पठार है वो सोना और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर जो झारखंड में है, वहाँ पर पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज इत्यादि के बहुत बड़े भंडार हैं। और पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात भी है, जलप्रपात यानी झरने। ठीक है, क्योंकि यह नदियाँ ऊंचे से गिरती हैं। और भारत में छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, जो स्वर्ण रेखा पर स्थित हुंडरू, कौन सा जलप्रपात? हुंडरू। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है ना। तो इस प्रकार जलप्रपातों के अच्छे उदाहरण हैं। और फिर लावा पठार जो है, और लावा पठार भी हमने देखा कि लावा पठार पर काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो पानी कम सोखती है, जो उपजाऊ है और खेती के लिए बहुत अच्छी है। और पठारों पर कुछ रमणीय सुंदर स्थल भी होते हैं। ठीक है। और मैदानी जो भाग हो समतल यानी एक समान। ठीक है, एक समतल भूमि होती है जो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, कुछ तरंगित होते हैं जैसे लहरों की तरह हल्के से। अधिकांश मैदान नदियों, सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं, जो पर्वतों की ढालों के नीचे की ओर नदी बहती है। ठीक है ना, जो अप्रदित हो जाती है। अप्रदित होने पर कई चीज़ें अपने साथ ले आती है, पत्थर, बालू, सील्ट इत्यादि, जो कि वे घाटियों में निक्षेपित हो जाते हैं, वो उनका वहाँ निर्माण हो जाता है। और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। जो पत्थर बालू है वो वहाँ सेट हो जाते हैं, उससे मैदानों का निर्माण हो जाता है। वो घिस जाते हैं वहाँ पे, या बालू ठहर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। और ये परिवहन के साधनों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। मैदानी जो भाग है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है। और नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में तो भारत में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदियों के मैदान है, और चीन में यांगत्से नदी का इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि आपने वीडियो अच्छी तरह से सुना और अच्छी तरह से देखा। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है आपके सामने, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से करना है, और ध्यानपूर्वक इनके उत्तर देने हैं। ठीक है। जलप्रपात, भारत में जलप्रपात कहाँ कहाँ है ये पूछ लिया। काली मिट्टी की विशेषता बताइए अफ्रीका, और भारत का छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है ना। एशिया में नदी मैदान कहाँ कहाँ है, मैदानों का निर्माण किससे होता है। सिंपल से आपको आराम से वीडियो सुनना है, वीडियो में से सुन करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न करने के बाद सुंदर राइटिंग में करना और अच्छी तरह से सुन करके करना। ठीक है। और प्लीज़ आप अच्छी तरह से कार्य करें और अच्छी तरह से कॉपी का फ़ोटो खींच के भेजें।
ठीक है। और आप जो विद्यालय का जो शुल्क है वो आप जमा कराएं। थैंक यू।